Hello everyone. So my name is Anis Ahmed Khan and I am currently UG student in IIT Delhi. So आज का क्वेश्चन होगा एरिया पे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, उस पर एक क्वेश्चन है लिमिट ऑफ सम का। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस के PYQs में है, इस टाइप का है, इस पैटर्न का है। और जो उस बुक में सॉल्यूशंस होते हैं जनरली PYQ वाली बुक में, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं मुझे। मैंने अरिहंत की जो थी मेरे पास, उसमें तो मेरे को नहीं लगा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ढंग से कि एक्चुअल में आंसर आया तो कैसे आया। या फिर जैसे जिस बुक से उठा रहा हूँ मैं, ब्लैक बुक, उसमें भी डायरेक्ट आंसर है, उसमें भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं वो चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। और कमाल की बात ये भी है इसमें कि जो क्वेश्चन है उसको एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के एक पेज में कुछ लिखा था, वहाँ से फिर क्लिक करता है कि ओह इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको समझ में आए। और एक और चीज़ कि अगर आपको लगता है मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे बेहतर कोई तरीका है इसको करने का, तो फिर प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Tn इज इक्वल्स टू दिस, Sn इज इक्वल्स टू दिस। तो फिर ये मल्टी करेक्ट है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से, ठीक है। फॉर ऑल n, ये भी चीज़ नोट कर लो। तो सबसे पहले अपन देखो, इसका एक तरीका तो ये है कि n का वैल्यू 1 डाल दो, n का वैल्यू 1 डाल दो, T1 निकाल लो, S1 निकाल लो, और ln2 0.693 होता है, डिवाइड बाई 2 कर लो, क्योंकि सब में हाफ ln2 लिखा हुआ है। सो हाफ ln2 का वैल्यू निकाल लो, T1 निकाल लो, S1 निकाल लो, कंपेयर कर लो, आंसर निकाल लो, ठीक है। बट मैं जो अभी तरीका डिस्कस करूँगा वो होगा इन जनरल, कि n का कोई भी वैल्यू उसके लिए वैलिड है ना। देखो जैसे इसमें लिखा ही है कि Tn है, Sn है, फॉर ऑल n। इसको चलो अपन वहाँ पे लेते हैं, वन नोट पे, वहाँ से अब समझ में आनी चीज़ें चालू होंगी। इसने क्या दे रखा था, ओके, ये देखो r/r² प्लस n स्क्वायर r/r² प्लस n² फॉर ऑल n दैट बिलोंग टू 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो भी ये चीज़ वैलिड होगी, ठीक है। अगर n इन्फिनिट जा रहा है तो भी ये चीज़ वैलिड होगी। एक एग्जांपल लो, जैसे लेट से n इक्वल्स टू 10, तो ये क्या बन रहा है 10। Sn देखो, Sn क्या बन रहा है 20 से लगा करके 29। n इक्वल्स टू 100 लो, तो ये क्या बन रहा है 200 से लगा करके 299। देख रहे हो, एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि ये नंबर ऑफ टर्म्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में बढ़ जा रही है जैसे जैसे n बढ़ रहा है। अच्छा, ये चीज़ नोट कर लो एक बार, ये चीज़ याद रख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसका अपन यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनसीईआरटी की, ये पेज नंबर 331 पे था। ये चीज़ देखो, एनसीईआरटी में ऐसा कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने का तरीका देखो, इन्होंने इसको रेक्टेंगल्स में तोड़ रखा है, सही बोल रहा हूँ। अब इन्होंने अपन देखो, लेट्स से ये कलर कि ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, तो अपन इसको ऐसा रेक्टेंगल्स में तोड़ते हैं इन जनरल, ठीक है, तोड़ते हैं ना भाई। और फिर ऐसे एरिया निकाल लेते हैं। तो तुम देख पा रहे हो कि हम या तो ये छोटे वाले रेक्टेंगल बना सकते हैं एरिया निकालने के लिए। छोटे वाले कब बनते हैं, जैसे कि ये ग्राफ था अपना, ये ग्राफ था और ये ग्राफ था और ये यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये वाला जो लोअर होता है ना इससे, और ये मान लो h विड्थ है,
इससे मल्टीप्लाई करो और ये निकाल लो। फिर इसको इसको मान लो x0 था, तो ये कितना एरिया हो जाएगा, x0 इंटू एच। फिर ये नेक्स्ट वाला देखो, ये मान लो था x1, ये वाली चीज़ x1 थी, ये इतनी हाइट, तो x1 इंटू एच ये वाला एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये मान लो लास्ट लाइन थी, तो लास्ट लाइन का एरिया असल में, अगर ये x0 था, ये x0 था, और ये अगर xn है, तो ये होगा xn-1। ये चीज़ समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है। फिर हम ये नहीं करते xn इंटू एच, ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो फिर ये इंटू आगे का एरिया हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ तक का ही एरिया चाहिए था। ये बात समझ गए क्या? ये बात समझ गए? अब क्या होता है, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है कि ये जो ग्राफ है और ये x0 है, इसके आगे है एक x1 जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, और ये विड्थ h है, तो हम ये एरिया ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मान लो ये x2 था, तो ये x1 से थोड़ा सा ऊपर था, और x2 इंटू एच, समझ रहे हो? ये x2 था, तो क्या होगा इस बार, क्या होगा, जो xn था उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, xn-1 को नहीं कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। लेकिन दोनों केस में क्या फ़र्क है कि देखो, ये जो है ये वाला केस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन का आगे का चीज़ें, आगे वाली वैल्यूज़ को ले रहे हैं और उससे फिर रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो क्या हो रहा है, ये जो एरिया आ रहा है इसको कह दो कैपिटल SN एक बार के लिए। और पहले वाले केस में क्या था, पीछे से यहाँ से अपन एरियाज ले रहे थे ऐसे, तो ये छोटे छोटे, उसके मुकाबले छोटे रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इसको कह दो छोटा SN। तो एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, चलो दिखाता हूँ कहाँ लिखा है, बट ये चीज़ समझ लो कि SN जो है वो कैपिटल SN से छोटा होता है। क्यों होता है उसको अपन ने देख लिया है, इन रेक्टेंगल्स की डिफरेंट साइजेस के कारण। ठीक है, अगर ये बात है तो अब देखो एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, ऐसे कुछ लिखा था यहाँ पे कहीं, हाँ, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, ये वाला ये सॉरी ये वाला, इसका एरिया, ये जो कर्व के अंडर का एरिया है उससे छोटा है, और फिर एक और रेक्टेंगल है ऊपर वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पूरा, इसका एरिया कर्व के नीचे जितना एरिया उससे बड़ा है। ये बात समझ जाओ, सबसे मेन चीज़ ये थी, बस, फिर कुछ नहीं है। मैंने ये चीज़ फॉर्मूले के टर्म्स में भी लिख रखा है, छोटा SN जो अपन डिस्कस कर रहे थे और कैपिटल SN। ठीक है, अब क्या है कि लिमिट ऑफ सम जब भी लिखा होता है, जब लिमिट ऑफ सम जब भी लिखा होता है, तो अपन को वो तो पता ही है ना कि अपन कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्या जनरल टर्म क्या थी वहाँ पे, ये देखो, r डिवाइडेड बाई r² प्लस n²। ये 2n है, ये 3n, ये मैं समझाता हूँ, ये मैं समझाऊँगा भाई। ये इस चीज़ को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है अभी इस वक्त के लिए, बट एक बार के लिए इस पर फोकस करते हैं कि r/r² प्लस n²। और लेट से अपन को ये कैलकुलेट करना था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/r² प्लस n²। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है समेशन, ठीक है, n = 0 से, सॉरी, r = 0 से r = n तक, है ना? अगर हमें कभी भी ये दिया हुआ होता है तो हम इसे कैसे करते हैं कि यहाँ से n² बाहर निकाल लो, ये तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा तुम्हारे पास, 1/n इंटू r/n डिवाइडेड बाई दिस r/n² प्लस 1। अब यहाँ पे r/n को अपन रिप्लेस करते हैं x से रिप्लेस करा, 1/n को dx से, और लिमिट 0 to 1। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करते हो तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, हाफ ln 2, ये आ जाएगा तुम्हारा i। ये क्या है, उस कर्व के
0 से 1 के बीच का एरिया, ठीक है। और अभी अभी ताज़ा खबरों से हमने देखा कि ये जो कैपिटल एसएन है, जो इन बड़े रेक्टेंगल से ऐसे हम बनाते हैं, वो बड़ा होगा इस आई से, और ये आई बड़ा होगा छोटे एसएन से, ठीक है। ये मैंने अब अच्छे से अपन ने देखा इस चीज़ को, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा इंटीग्रेशन जो है, लिमिट ऑफ सम है, वो कैपिटल एसएन था और कौन सा वाला छोटा एसएन था। तो वो चीज़ यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ जो थी वो यहाँ पे थी कि यहाँ पे ये चालू हो रहा है 2n से, और यहाँ पे ये चालू हो रहा है 2n+1 से। यानी कि अगर कोई कर्व ऐसी है ये, तो ये यहाँ से चालू हो रहा है, ये वाला एसएन, और जो टीएन है, टीएन इसके आगे वाले से चालू हो रहा है। मतलब ये एरिया जो होगा वो टीएन दे रहा होगा, और ये वाला जो होगा ऐसा छोटा वाला वो एसएन दे रहा होगा। इतनी बात समझ गए क्या? और इन दोनों के इंटरमीडिएट में कोई कर्व का एरिया होगा। तो इससे हमने क्या समझ लिया कि टीएन इज ग्रेटर देन, आवर इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन एसएन। यानी कि जो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये इसके आंसर होने चाहिए। देख भी लो नीचे, यहाँ पे देखो सेकंड का ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हाँ, अब वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि भाई मैं कह रहा था 2n और 3n, एक बार इसको इग्नोर करो। वो चीज़ क्या है वो देखो, समझने के लिए काफ़ी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, जैसा कि अपन ने शुरू में देख ही लिया था कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, तुम्हारे लोअर टर्म और अपर टर्म का डिफरेंस बढ़ रहा है, सही है। सो जब लिमिट, जब n, क्योंकि देखो n इक्वल्स टू 1 2 3 तो लास्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। कहने का मतलब उस समय क्या होगा, दोनों के बीच, जैसे 3n है और एक मान लो 2n+1 है, इन दोनों के बीच नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, n-1। ये बात समझ रहे हो। और हम जो वो ग्राफ लेते हैं, वो अभी जो अपन ने देखा ही था कुछ देर पहले, ऐसा वाला, उसमें होता क्या है कि ये कोई x0 होता है और ये होता है xn। इसका मतलब क्या होता है कि हम लेट से ये, जैसे अपने केस में x0 0 है, मतलब इसको ओरिजिन पे होना था, बट लेट्स इग्नोर दैट, और xn जो है वो 1 है अपने केस में। तो इसका अर्थ क्या है कि x0 फिर x1 होगा, फिर x2, मतलब हम 0 से 1 x एक्सिस पे जो 0 से 1 है उसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं। और ये जो टुकड़े हैं, कितने टुकड़े होंगे टोटल, ये हम कह देते हैं n, लेट से n। जैसे कि अभी ये जैसे कह रहा है 3n और 2n-1। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे x0 से चालू करा, वैसे ही मैं चाहता तो इसको x0 से चालू नहीं करते अपन, लेट से नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। क्योंकि ये है क्या, ये एक्चुअल में एक नोटेशन है। मैंने कहा चलो x2n से चालू कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, और x3n पे ख़त्म कर दो। दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी n है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? ये चीज़ मतलब मेरे लिए समझाना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी आई होप कि समझ पा रहे हो। मतलब इसको और तो मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। ये बात बता देना। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा आपको खुद को कि हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें Sn और Tn में n का वैल्यू कुछ भी हो सकता था। अगर कुछ भी हो सकता है तो n जब
इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब भी ट्रू होना चाहिए। उस चीज़ को अपन ने यूज़ करके ये पूरा काम किया है, ठीक है। आई होप मतलब क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो यार कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से करके बताओ। इससे बेहतर कोई तरीका बताए तो भी बताओ। यू आर ऑल्सो वेलकम टू प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशंस। ओके एंड बाय।